नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए 11 अगस्त की 4 ताजा बड़ी खबरें देखिए इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, 11 अगस्त 2018 को मेरठ से प्रकाशित दैनिक जागरण में छपी आज की यह खबर पुलिस द्वारा वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर लगाम लगाने के संबंध में है, जिसमें सड़क मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि आईटी मंत्रालय के पोर्टल डिजी लॉकर तथा सड़क मंत्रालय के एमआईएल ऐप एम परिवहन पर उपलब्ध वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बीमा आदि के दस्तावेज कानूनी रूप से उतने ही वैध हैं जितने की कागजी दस्तावेज। इसलिए यातायात पुलिस तथा आरटीओ को निर्देश दिए जाएं कि वे कागजी दस्तावेज प्रस्तुत करने के नाम पर वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज स्वीकार करें। राज्यों को जारी एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी अथवा अन्य दस्तावेजों को डिजी लॉकर अथवा एम परिवहन प्लेटफॉर्म के मार्फत प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने 2 साल पहले आईटी मंत्रालय के जरिए से डिजी लॉकर स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों के साथ साथ वाहन एवं यातायात से संबंधित दस्तावेजों को भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया गया था। अपना आधार नंबर दर्ज कर कोई भी व्यक्ति डिजी लॉकर के जरिए अपनी आरसी अथवा डीएल का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप प्राप्त कर सकता है। डिजी लॉकर के अलावा सड़क मंत्रालय ने देश के सभी आरटीओ को केंद्रीय स्तर के वाहन एवं सारथी पोर्टलों से जोड़ने और उन पर उपलब्ध सूचनाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए एम परिवहन तथा ई चालान नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे। डिजिटल इंडिया के तहत किए गए इन उपायों का मकसद राज्यों के परिवहन विभागों तथा आरटीओ में व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान आदि की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना था। दोस्तों, यह थी पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आज की दूसरी खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों, स्पेशली सैन्य कर्मियों के हित में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे सैन्य कर्मियों का एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर होता रहता है प्रत्येक 3 साल में। इससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सभी जगह उनको केंद्रीय विद्यालय नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनको फाइनेंशियल घाटे के साथ साथ एजुकेशन लेवल का भी बच्चों को दंड झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 7 अगस्त 2018 को ये ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है और इस ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से 6 अगस्त 2018 को भारत सरकार ने सिविल पब्लिक डिफेंस सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया में 13 नए केंद्रीय विद्यालयों को अप्रूव कर दिया है। ये जो 13 केंद्रीय विद्यालय हैं, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका इत्यादि स्टेटों में खोले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे सैन्य कर्मी इनका फायदा उठा सकेंगे और जब हमारे सैन्य कर्मियों का नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टेशनों में ट्रांसफर होता है तो वो इनमें अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। दोस्तों, पहले से भी यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब इनकी संख्या में इजाफा करके। तो ये थी आज की दूसरी खबर। अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आज की तीसरी खबर सैन्य कर्मियों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों, इनसे अलग जो भी हैं, उनके अधिकार के संबंध में है, क्योंकि प्रॉक्सी वोटिंग से सैन्य कर्मियों को भी मिलेगा अधिकार। इस शीर्षक के तहत दैनिक जागरण की तरफ से ये खबर प्रकाशित हुई है और जिसमें बताया गया कि जन प्रतिनिधि कानून संशोधन बिल में सर्विसमैन, जो कि सैन्य कर्मी, सशस्त्र बलों, केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन साथियों को लेकर भी अब अहम बदलाव किया गया है। अब तक सैन्य अफसर और केंद्र सरकार के अफसर की पत्नी को ही मतदाता सूची में बतौर सर्विस वोटर रजिस्टर्ड किया जाता था, लेकिन महिला कर्मियों के पति को यह अधिकार हासिल नहीं था। लिहाजा अब इस नए संशोधन बिल में पत्नी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर जीवन साथी कर दिया गया है। इससे अब दूसरे स्थानों पर तैनात सैन्य व केंद्रीय कर्मियों की पत्नी या पति दोनों को ही समान रूप से सर्विस वोटर कार्ड बनकर प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार हासिल होगा। तो अब चाहे वो सैन्य कर्मी हो या उसकी पत्नी, वो कहीं से भी
अपनी वोटिंग कर सकते हैं। उनको प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल गया है, जो कि पहले पूर्ण रूप से नहीं था। ये थी तीसरी खबर और अब चलते हैं आज की चौथी खबर की तरफ। दोस्तों, आज की ये चौथी खबर भी सैन्य कर्मियों के संबंध में है। ये डिफेंस मंत्रालय की तरफ से 10 अगस्त 2018 को एक प्रेस रिलीज करके बताया है कि कंटोनमेंट एरिया में सेना ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत जो सड़कें बंद कर दी हैं, उनको रीओपन करवाने के मकसद से रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जनप्रतिनिधि और जो 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में एक बैठक हुई सड़कों को बंद करने के मुद्दे पर, और उस बैठक में कई दौर की चर्चा चली। उसके उपरांत रक्षा मंत्री ने मंत्रालयों के अधिकारियों तथा आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तथा डिफेंस स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ सलाह मशवरा करके यह फैसले लिए कि यदि स्थानीय डिफेंस अधिकारी ये समझते हैं कि रोडों का क्लोज करना जरूरी है सिक्योरिटी या किन्हीं और अन्य कारणों की वजह से, तो वो कंटोनमेंट एक्ट 2006 और 28 मई 2018 को जो रक्षा मंत्री ने ऑर्डर जारी किए हैं, उनके तहत रोडों को क्लोज कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने आर्मी हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी किया है रोडों को बंद करने के संदर्भ में, और इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को जारी करते समय सेना की जो न्यू जरूरत है, नई रिक्वायरमेंट जरूरत है, उन सबको ध्यान में रखा गया है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर छावनी के अंदर रोडों को दोबारा बंद करने की स्थानीय अधिकारी जरूरत समझते हैं, तो वो कंटोनमेंट एक्ट 2006 और रक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए ऑर्डर 28 मई 2018 के अधीन रोडों को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 बड़ी खबरें सैन्य कर्मियों, पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।